लगता है माँ जी आ गई। आज तो उनसे पूछ ही लूंगी। ये सोचकर कविता ने फौरन चाय का कप उठाया और अपनी सास ललिता के पास जाकर बोली, माँ जी चाय। अरे तो मेरे सिर पर रखेगी क्या? किसी बात का सहूर नहीं है। अब खड़ी क्या है? माँ जी वो मैं बाजार जाना चाह रही थी। क्यों? अब क्या कमी पड़ गई? जी वो सचिन भैया की शादी के लिए कपड़े खरीदने थे, तो मैं सोच रही थी कि खुद जाकर अपने लिए। तू ना जरा सोचना समझना कम कर दे। किसके लिए क्या खरीदना है ये मैं देख लूंगी, समझी? अब जल्दी जाकर पकौड़े तल। सरिता और दामाद जी बस पहुंचने ही वाले हैं। सरिता ललिता की बेटी थी जो अपने पति और बच्चों के साथ मायके आ रही थी, क्योंकि ठीक एक हफ्ते बाद ललिता के छोटे बेटे सचिन की शादी थी जो एक कंप्यूटर इंजीनियर था, और इसी शादी में शामिल होने के लिए सरिता अपने परिवार के साथ आ रही थी। और सुना सरिता, ससुराल में सब ठीक? हाँ माँ, सब बढ़िया है। आप अपने हालचाल सुनाओ। बस बेटा अभी तो दिन काट रही हूँ। बस एक बार मेरे सचिन की दुल्हन घर आ जाए तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा, तू देखना। लेकिन माँ सचिन तो बता रहा था कि वो और आध्या शादी के बाद यहाँ नहीं रहेंगे। अब आपको नहीं बताया क्या? आध्या के पापा का एक फ्लैट है तो शायद वो लोग वहीं पर हैं। सच में? अरे वाह वाह वाह, मेरे सचिन के तो भाग ही खुल गए। साक्षात लक्ष्मी लेकर आ रहा है। और वैसे भी इस पुराने घर में रखा ही क्या है, अच्छा है नए फ्लैट में आराम से रहेंगे। तो क्या तुम भी उनके साथ जाकर रहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं रहूंगी? यहाँ मेरा कौन है? ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? विपिन भैया और कविता भाभी भी तो हैं, और अब तक तो। अरे हाँ, उनकी बात तो तू रहने दे। मैंने तो सोच लिया है, मैं तो अपने सचिन के साथ ही रहूंगी। ललिता ये सब बोल ही रही थी कि तभी सरिता और ललिता की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो चुपचाप चाय रखकर वहाँ से चली गई। दरअसल कविता मायके से ज्यादा अमीर नहीं थी और विपिन ने ललिता की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी। इसीलिए लाख कोशिशें करने के बाद भी कविता ललिता के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। दूसरी तरफ उसकी होने वाली देवरानी आध्या शादी से पहले ही ललिता की चहेती बन चुकी थी। अरे अरे, पाँव क्यों छू रही हो बेटा? मैं नए जमाने की सास हूँ, तो मेरे साथ ना तुम वो किया करो, वो गाल से गाल लगाकर, जैसे तुम अपनी माँ के साथ कर रही थी उस दिन। सॉरी आंटी, गाल पर किस करके तो मैं सिर्फ अपनी मॉम से ही मिलती हूँ। बाकी ये पैर वैर छूना तो वाकई बहुत अजीब है, तो मैं ना आपको हाय बोला करूंगी अब से। हाँ हाँ, वो भी बढ़िया है। वैसे बेटा वो अपना फ्लैट कहाँ पर है? मैं एक बार देखना चाह रही थी। आपको फ्लैट के बारे में किसने बताया? सचिन ने सरिता को बताया था तो उसी ने मुझे बताया। अब मैं सोच रही थी एक बार जाकर देख लो बेटा, मेरे कमरे में एसी जरूर लगवा देना। वो क्या है ना। सचिन, तुम कुछ बोलोगे? हाँ बेबी, माँ अभी नए फ्लैट में सिर्फ मैं और आराध्या रहेंगे। हम दोनों जॉब करेंगे तो आप वहाँ अकेली बोर हो जाएंगी, तो आप यहीं रहो आराम से भैया भाभी के साथ। हैं? लेकिन बेटा मैं तो। ललिता अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सचिन और आध्या वहां पर चले गए। लेकिन कमाल की बात यह थी कि अपनी बड़ी बहू कविता में हमेशा नुस्ख निकालने वाली ललिता को अब भी अपने छोटे बेटे और बहू से कोई शिकायत नहीं थी। कुछ ही दिनों में सचिन और आध्या की शादी हो गई और वो शादी के अगले दिन ही अपने नए फ्लैट में रहने चले गए। अब ललिता को किसी भी तरह अपनी छोटी बहू को खुश करना था ताकि वो भी उनके साथ नए और आलीशान फ्लैट में रह सके। नहीं नहीं, तू बस कल तक और रुक जा सरिता। सारे फंक्शंस तो हो चुके हैं माँ, अब किस लिए रुकना है? अरे मैंने सचिन और आध्या के लिए दावत रखी है कल। है? शादी के हर फंक्शन में तो दावत हुई थी, तो फिर अब ये कैसी दावत है? ओहो, तू समझती नहीं है। आध्या बड़े घर से आई है तो उसका स्वागत जरा अच्छे से होना चाहिए ना। बस इसी के लिए मैंने उसके पूरे परिवार को दावत पर बुलाया है। और इस दावत की सारी जिम्मेदारी होगी कविता भाभी पर, है ना? हाँ, तो और कौन करेगा सब। अब तू वो सब छोड़ और मेरी बात सुन। मैं सोच रही हूँ कि कल दावत पर आध्या की मुंह दिखाई भी कर दूं। ये देख, ये सोने के कंगन ठीक रहेंगे ना उसके लिए? अब माँ ये ठीक नहीं है, तुमने कविता भाभी को तो कुछ भी नहीं दिया था, फिर आध्या के लिए ये सब करोगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगता है तो लगता रहे। वो क्या लेकर आई थी जो मैं उसे खुश देती? आध्या तो कितना कुछ लेकर आई है। अरे अगर उसे खुश रखूंगी तभी तो भविष्य में वो नया फ्लैट सचिन के नाम होगा। ललिता के इरादे साफ थे, उसे हर हाल में अपनी छोटी बहू आध्या को खुश करना था और इसके लिए उसने कविता को सारे इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए थे। खाने में कम से कम 3 सब्जियां, 1 दाल, रायता और पुलाव होना चाहिए। पूरियां और रोटियां गरम ही बनेंगी सबके लिए, और मीठे में खीर और हलवा दोनों होने चाहिए। और सुबह जल्दी उठकर जरा ये घर की शक्ल भी सुधार देना। वो सब तुम्हारे घर वालों के जैसे नहीं कि कहीं भी बिठा दो। एक बात और, कल आध्या की मुंह दिखाई भी होगी तो जरा उसके लिए कुछ अच्छा सा मंगवा लेना विपिन से कहकर। जेठानी जैसी लगती तो नहीं हो, पर क्या करे, सबके सामने खड़ा तो करना ही पड़ेगा। ये सब कहकर ललिता अपने कमरे में चली गई और कविता अपनी गीली आंखें पोंछकर अगले दिन होने वाली दावत की तैयारियों में लग गई। और फिर अगले दिन
अरे सचिन, तू अकेला क्यों आया है? आध्या कहाँ है? वो अपने घर वालों के साथ आ रही है माँ। अच्छा, सुन, तूने अपने ससुर जी से बात की क्या? माँ बस भी करो, उन्होंने अपना फ्लैट हमें रहने के लिए दिया है, वो कम है क्या? अरे पर उन्हें कोई कमी है क्या? और उनका तो कोई बेटा भी नहीं है तो। ओफो माँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सचिन गुस्से में वहाँ से चला गया और ललिता उससे बात करने के लिए उसके पीछे गई, लेकिन तभी उसका पाँव अचानक से फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई। ठीक उसी वक्त आध्या और उसके घर वाले वहाँ आ गए और फिर, हाय मेरी कमर। आध्या बेटा, मुझे उठा तो जरा। अब सॉरी आंटी, मैं झुक नहीं सकती, मेरा गाउन खराब हो जाएगा, आप खुद से उठ जाइए ना। ये कहकर आध्या आराम से सोफे पर जाकर बैठ गई और ललिता अपना सा मुंह लिए वहीं पड़ी रही। तभी कविता वहां आई और ललिता को सहारा देते हुए बोली, चलिए माँ जी, मेरे कंधे पर हाथ रख लीजिए। कविता ने ललिता को ले जाकर सोफे पर बिठाया, उसे पानी पिलाया और तभी आध्या ने सचिन की तरफ देखकर गुस्से में कहा, सचिन व्हाट इज दिस? मैं और मेरी फैमिली के लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं और किसी ने हमसे पानी तक के लिए नहीं पूछा। अब आंटी को चोट भी लग गई है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। ऐसा करते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं, कम से कम मुझे इस तरह एम्बैरेस तो नहीं होना पड़ेगा। जैसा तुम कहो बेबी। माँ आप जल्दी से आध्या की मुंह दिखाई कर दो, फिर हम चलते हैं। हाँ सरिता, जरा मेरे कमरे से वो कंगन तो ले आना। सरिता फौरन कंगन उठाकर ले आई। मुझे कहीं नहीं जाना, हमेशा तेरे पास ही रहना है और आज तुझे कुछ देना भी है। ये कहकर ललिता ने वो सोने के कंगन कविता के हाथों में पहना दिए। ये देखकर सचिन ने गुस्से में कहा, माँ ये क्या कर रही हो? मुंह दिखाई तो आध्या की है ना? हाँ, और उसका असली चेहरा मैंने अभी देख भी लिया, इसीलिए इन कंगनों पर और मेरे आशीर्वाद पर जिसका असली हक है उसे ही दे रही हूँ। उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि वो कितनी शर्मिंदा है। उसने पलटकर एक बार भी आध्या की तरफ नहीं देखा और कविता के साथ वहां से चली गई। उस दिन भले ही ललिता के घर दावत नहीं हुई, लेकिन जो सही था वो हो चुका था। ओफो, क्या हो गया? क्यों तू इतना गुस्सा दिखा रहा है? तेरा चेहरा लाल टमाटर जैसा क्यों हो रखा है? अब क्या ही बताऊं माँ, जब से पहली वाली कंपनी बंद हुई है ना, तब से नई जगह काम मिलना इतना मुश्किल हो गया है। जहां भी जाऊं नौकरी लगवाने के पैसे मांगते हैं, वो भी 50-50 हजार। कहते हैं पैसे देंगे तो ही नौकरी मिलेगी। तेरी इन डिग्रियों को ना अब तू आग लगा दे और अब छोड़ ये सब नौकरी का झंझट। अब तो तू कल सुबह उठकर समोसे बेचने चलना। माँ मैंने क्या इतनी पढ़ाई ये समोसे बेचने के लिए की है? अरे तो पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लिया तूने? अब क्या बुढ़ापे तक नौकरी ही ढूंढता रहेगा? माँ एक बार नौकरी लग गई ना तो हमारी सारी परेशानियां खत्म समझो। पिछले 2 साल से यही सुनती आ रही हूँ मैं। अब छोड़ ये सब और तू भी बहू के साथ समोसे बनाकर बेच, समझा? ये है वीरेंद्र, जिसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद से वो सिर्फ नौकरी की तलाश में घूम रहा था। 1 साल उसकी कहीं नौकरी लगी भी थी, लेकिन फिर वो कंपनी बंद हो गई, जिसके कारण उसकी नौकरी छूट गई। तब से वो बस नौकरी की तलाश में ही है। घर खर्च चलाने के लिए उसकी पत्नी शर्मिला समोसे बनाकर ठेले पर बेचती थी। कहीं काम न मिलने पर उसकी माँ उससे, रहने दे अब ये सब नौकरी का चक्कर छोड़ तो, और हाँ चल जा, अब तू भी बहू के साथ ठेला लेकर जा। एक पढ़े लिखे इंसान के भी क्या दिन आ गए जो ठेला लगाकर चलाना पड़ रहा है। बकवास ना कर, नहीं तो इसी झाड़ू से मारूंगी, समझा? चल जा अब बहू के साथ। वीरेंद्र ठेला लेकर चल रहा था। आगे से उसकी पत्नी शर्मिला ठेला पकड़े चल रही थी। कुछ दूरी के बाद आगे ढलान थी। ध्यान दीजिएगा जी, आगे ढलान है, जरा आराम से। हाँ पता है मुझे, तू मुझे मत सिखा। तभी वीरेंद्र की जेब में फोन बज उठता है। अरे इस समय किसका फोन है? कहीं किसी कंपनी का तो नहीं? वीरेंद्र फोन उठाने के चक्कर में ठेला छोड़ देता है और वो ठेला ढलान से तेजी से आगे की ओर मुड़ जाता है और नदी में जाकर गिरता है और उनका ठेला डूब जाता है। हे भगवान, हमारा ठेला, अब क्या होगा? घर आकर सारी बात जब सरला को पता चलती है तो वो डंडा लेकर वीरेंद्र के पीछे दौड़ने लगती है। नालायक, काम पर पहले दिन ही गया और नुकसान करवा डाला। तू तो है ही पनौती, पहले अपनी कंपनी बंद करवा दी और अब हमारा ये ठेला भी गिरा दिया। माँ वो फोन बजा तो मुझे लगा कि किसी नौकरी के लिए फोन आया है। तेरी तो रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। जब देखो नौकरी नौकरी नौकरी, तुझे पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन इसने तेरा दिमाग जरूर खराब कर दिया है। सरला डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ने लगती है। तभी शर्मिला उसे रोकते हुए कहती है, माँ जी अब जो हो गया सो हो गया, अब जाने दीजिए ना। नहीं, एक तो ये नालायक एक पैसे की कमाई का नहीं, ऊपर से हमारा नुकसान पर नुकसान करा जा रहा है। अब नालायक कुछ कर, कैसे भी कर, लेकिन हमारे ठेले के और सामान के पैसे लाकर हमें दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वीरेंद्र बड़बड़ाते हुए घर से निकल जाता है और चलते चलते थक जाता है तो खेत के पास बने एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब कहाँ से लाऊं पैसे? तभी उसकी नजर खेत के पास रखी 5 बोरियों में जाती है, जिसमें भर भर कर टमाटर रखे हुए होते हैं। वो इधर उधर देखता है तो कोई नहीं होता। वो जल्दी से 2 बोरियां चुरा लेता है।
अब इनको ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। पहले ये 2 बोरियां घर के आंगन में रखाता हूँ, फिर इन 3 बोरियों को भी लेकर जाता हूँ। ये सोचकर वो 2 बोरियां घर के आंगन में रखाता है और वापस खेत की तरफ आने लगता है कि तभी तेज रफ्तार ट्रक आता है और उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिसमें उसकी एक टांग कट जाती है। वीरेंद्र के इलाज के लिए सरला के पास जो कुछ भी था उसे बेचना पड़ता है और अब वो पूरी तरह गरीब हो जाते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उनके यहाँ खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। वीरेंद्र के इलाज में तो हम पूरी तरह बर्बाद हो गए बहू। माँ जी, घर में अब बस ये वो 2 बोरी टमाटर रखे हैं जो ये कहीं से लाए थे और थोड़ा सा आटा पड़ा है। आज खाने में सोच रही हूँ टमाटर की चटनी और रोटी बना दूं। अब घर में अगले कुछ दिन तक टमाटर की चटनी और रोटी ही बनती है, जिसे खा खा कर अब वो बोर होने लगे। इसलिए एक रोज शर्मिला ने टमाटर के पराठे बनाकर सबको खिलाए, जिसे खाते ही सबको वो बड़े पसंद आए। वाह शर्मिला, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट है। पहले पता होता तुम्हें टमाटर के इतने अच्छे पराठे बनाने आते तो समोसे की जगह तुम पराठे ही बनाकर बेच लेती, खूब बिकते। क्योंकि लोगों ने आलू प्याज और मूली के पराठे तो खाए हैं, लेकिन टमाटर के कभी नहीं खाए होंगे। शर्मिला को अपने पति का ये सुझाव अच्छा लगा और अगले दिन ही उसने टमाटर के पराठे बनाए और एक टोकरी में रखकर बेचने लगी। टमाटर के पराठे ले लो, 10 रुपए के 2 पराठे। टमाटर के पराठे, ये क्या बला है भाई, चलो खाकर देखते हैं। तभी उसके पास कुछ ग्राहक आते हैं और टमाटर के पराठे खरीदने लगते हैं। बहन जी, टमाटर के पराठे तो हम पहली बार सुन रहे हैं, जरा लगाना तो 1 प्लेट। शर्मिला के हाथ के बने टमाटर के पराठे सबको बहुत पसंद आते हैं। कई लोग पैक करवा कर ले जाते हैं और उसके सारे पराठे हाथों हाथ बिक जाते हैं। शाम को वो खुशी खुशी घर आती है। माँ जी देखिए तो पहले दिन ही कितनी कमाई हुई है। वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। ये कुछ पैसे आप रखिए, बाकी से मैं राशन ले आती हूँ। अब इस तरह शर्मिला हर रोज टमाटर के पराठे बनाकर बेचने लगी, तो वहीं अब लोगों को भी उसके हाथ के टमाटर के पराठे खाने का इंतजार रहता। लोग हर रोज उसके आने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उसने खुद का ठेला खरीद लिया, फिर ठेले पर गर्मा गर्म पराठे बनाने शुरू कर दिए और कुछ समय बाद उसने एक दुकान भी ले ली। इस तरह दिन पर दिन उसकी तरक्की होती गई और वो खूब पैसे कमाने लगी। अब उन्होंने खुद का बड़ा घर ले लिया और उसमें खुशी खुशी रहने लगी।